मित्रों, मैं सचिन मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेडागोजी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर से संबंधित है। जो बीएड थर्ड पेपर के फैक्ट को मैं एक शॉर्ट में लेकर आया हूं और इसे वीडियो को देखकर आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। देखिए कि और यह अदर एग्ज़ाम्स में भी, टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी और यूपीएससी के एग्ज़ाम, पीसीएस के एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखिए, वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कार थे और उनमें से 4 संस्कार शिक्षा से संबंधित थे। विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और समावर्तन। गुरुकुल शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था और छोड़ते समय जो संस्कार किया जाता था उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। वैदिक काल में सहशिक्षा का अस्तित्व था। सहशिक्षा का मतलब होता है कि बालक और बालिका साथ में पढ़ें। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की। तो यहाँ पर भी सहशिक्षा थी और यह भगवान बुद्ध की शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, जिसका उद्देश्य मात्र था निर्माण की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, चरित्र निर्माण, सभ्यता, संस्कृति का विकास आदि। भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। तक्षशिला और नालंदा का नाम किसने नहीं सुना होगा। उसमें बौद्ध शिक्षा केंद्र, ये दोनों विद्यालय हुआ करते थे और इन सब विद्यालयों में अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट भी पढ़ने आया करते थे। बौद्ध शिक्षा के केंद्र 2 प्रकार से हुआ करते थे, मठ और विहार। मठ और विहार जब मैं बौद्ध शिक्षा के ऊपर से अलग एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आप लोगों को। उसमें बौद्ध शिक्षा में 2 प्रकार के संस्कार हुआ करते थे। पहला संस्कार सबके लिए अनिवार्य था, 5 से 7 वर्ष के बालकों के लिए, जिससे वह अपनी शिक्षा का आरंभ करते थे। उसके बाद जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, उनमें से कई विद्यार्थी जो बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी बनने के लिए उत्सुक होते थे, उन्हें वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपसंपदा संस्कार उनका होता था, जिसमें टोटल 10 लोग उनसे क्वेश्चन करते थे, जिसमें एक गुरु तथा 9 शिष्य हुआ करते थे जो पहले से बौद्ध भिक्षु होते थे। वे सभी लोग प्रश्न पूछते थे। उसके बाद वह बालक प्रश्नों का संतुष्टिजनक अगर उत्तर देता था तो उन्हें बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी बना दिया जाता था। वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा पद्धति के बाद हम इस्लामिक शिक्षा की बात करते हैं। इस्लामिक शिक्षा का जो शुरुआत होता था बिस्मिल्लाह खानी की रस्म से होता था। इसमें होता यह था कि पहले जब अपने मौलवी साहब के यहाँ बालक जाते थे या मौलवी साहब उनके यहाँ आते थे तो कुछ कुरान की आयत पढ़वाया जाता था। कुरान की आयतों पढ़ने के बाद या अगर ना भी पढ़ पाएँ तो लोग बिस्मिल्लाह करते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है कि अल्लाह के नाम पर। इससे इस रस्म के बाद ही बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी। मुस्लिम शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों को शागिर्द तथा शिक्षकों को उस्ताद कहा जाता था। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र के रूप में आगरा, रामपुर, दिल्ली, कन्नौज के मदरसे प्रसिद्ध हैं। विद्यालय 2 प्रकार के हुआ करते थे इस्लामिक शिक्षा के समय में। एक होता था मकतब, दूसरा होता था मदरसा। मकतब में वे विद्यालय आते थे जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे और मदरसा उन विद्यालयों को कहा जाता था जो हायर एजुकेशन से संबंधित थे। हायर एजुकेशन से संबंधित, मान लीजिए आपको याद करने में यह प्रॉब्लम हो तो आप मदरसा में दरसा शब्द आया हुआ है, दरसा को दर्शन से अगर जोड़ेंगे तो दर्शन हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। छोटे बच्चों को दर्शन देने पे समझ नहीं आएगा। इसके बाद जो फैक्ट है आप इसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं ऊपर की तरफ स्लाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना बताया उतना ही पर्याप्त है। चलिए आधुनिक शिक्षा के बारे में देखते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध अर्थात 1850 के बाद की बात है या उससे पहले भी स्त्री शिक्षा पर ईसाई मिशनरियों का एक अधिकार था। 1719 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1800 ईस्वी में कंपनी के कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1854 में वुड घोषणा पत्र आई जिसमें स्त्री शिक्षा तथा मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर अमल करते हुए 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और आप लोगों को पता होगा यहीं पर ही कमिश्नरी और प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। 1882 की बात करें, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर देने की वकालत की थी।
इसे स्थानीय निकायों को सौंपने की बात भी कही थी। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में भी आया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1907 ईस्वी में बड़ौदा के नरेश शिवाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य में 7 से 12 वर्ष की आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। यदि शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना अनिवार्य होता है। जब सभी को पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा तो इसे ही सार्वभौमिक शिक्षा कहते हैं। सैंडलर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के साथ महिलाओं की शिक्षा के विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 1929 में स्थापित हार्टोंग समिति ने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। आ जाते हैं शिक्षा की वर्धा योजना, जो कि गांधी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। वर्धा में एक आयोजन हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर, जिसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। शिक्षा के माध्यम को मातृभाषा के रूप में अपनाने की बात कही गई थी। मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। आज भी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी मातृभाषा के महत्व को दर्शाया गया है। अब बात करते हैं वर्धा योजना। वर्धा योजना के बारे में जान लीजिए। आप सभी लोग इसे नई तालीम भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, इंग्लिश में से बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही उपयोगी होगा। उसके बाद आ जाते हैं सार्जेंट योजना, जिसमें 6 से 11 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का सुझाव दिया गया था। राधा कृष्णन आयोग, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। की सिफारिश में 1953 में यूजीसी की नींव रखी गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में संसद द्वारा पारित एक विधेयक के द्वारा यह सरकार के नियंत्रण में आ गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा 1952-53 मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। लक्ष्मण मुदालियर या माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु कई सारे उपाय सुझाए थे। इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिर आ जाते हैं स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ अवश्य आएगा। कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया। इसमें अंतर्निहित कमियों की ओर लोगों का ध्यान खींचा। 1968 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य देश की प्रगति एवं समर्पित चरित्रवान कुशल नवयुवकों को तैयार करना था। 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल एवं योग्यताओं का विकास करना था। और इसके बाद अभी एक नई शिक्षा नीति 2019 में आई है। इसका क्रियान्वयन 2021 तक हो जाएगा, उम्मीद है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ, जो कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर, और उसके अलावा भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो पेडागॉजी और NVS KVS DSSB के लिए उपयोगी होगा। कई सारे सब्जेक्ट पे वो आपको मिल सके। और इस वीडियो के बाद कई सारे टॉपिक्स पर मैं अलग अलग से वीडियो बनाता रहूँगा, जो कि बीएड सेकेंड ईयर के पेपर से संबंधित होंगे। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद मित्रों।